नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जबलपुर में हो रही बारिश बनी लोगों का कारण। अलग अलग इलाकों में बारिश का पानी भरने से लोग परेशान। विस्थापित बस्तियों में रहने वाले लोगों का हाल हुआ बेहाल। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जबलपुर आगमन हुआ। गृह मंत्री ने पार्टी कार्यालय में संभाग के जिलाध्यक्षों, महामंत्रियों और जिला प्रभारियों की बैठक ली। जबलपुर प्रवास के दौरान गृह मंत्री ने कांग्रेस पर कसा तंज। और नैनपुर नगर पालिका के सीएमओ 15,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए। जबलपुर में लोकायुक्त टीम ने की ट्रैप कार्यवाही। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों के तहत जिले की सभी 8 विधानसभाओं के लिए कलेक्टर कार्यालय से एक प्रचार रथ को रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आगामी विधानसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए मतदाताओं को जागरूक करने जिले में विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही हैं। इसी के तहत शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय से जिले की 8 विधानसभाओं के लिए प्रचार वाहनों को रवाना किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर इन प्रचार रथों के द्वारा LED के माध्यम से वीडियो फिल्म प्रदर्शन के जरिए लोगों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और मतदान की जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा। 8 प्रचार वाहन विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में रवाना किए गए हैं। इनके माध्यम से सभी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदान कैसे किया जाना है EVM के माध्यम से, उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। मेरी मतदाताओं से अपील रहेगी कि इन प्रचार वाहनों में जो भी जानकारी दी जा रही है उसका अधिक से अधिक संख्या में इन वाहनों पे आकर उनको लाभ उठाएं, जानकारी प्राप्त करें। और साथ ही यदि कोई ऐसे 18+ व्यक्ति हैं, पात्र हैं, यदि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरवाएं। ER रोल में कहीं कोई गड़बड़ी है, नाम या कुछ अन्य चीज़ में संशोधन होना है तो उसको भी आप फॉर्म 8 के माध्यम से सुधार करा सकते हैं। सभी प्रचार वाहन प्रत्येक विधानसभा में मतदान केंद्रों पर जाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे। जबलपुर प्रवास पर आए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ टीवी और ट्विटर पर जिंदा है। कांग्रेस के राज में SC वर्ग पर अत्याचार की दर्दनाक घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति सिर्फ जातियों को बांटने तक सीमित रह गई है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का शुक्रवार को जबलपुर आगमन हुआ। गृह मंत्री पार्टी की संभाग की बैठक में शामिल होने जबलपुर आए थे। उन्होंने बैठक के पूर्व सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से भेंट की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी टीवी और ट्विटर तक सीमित होकर रह गई है। टीवी और ट्विटर तक पे ही कांग्रेस जिंदा है, नीचे तो आपको कहीं कोई जन आंदोलन करती मिलेगी नहीं। और इसलिए ऐसे विवादास्पद विषय जिन पर विभाजन की रेखा खींचती हो, कांग्रेस की राजनीति सिर्फ जातियों में बांटने तक ही रह गई। ये कभी 15 महीने में एक आध ऐसा विषय बता सकते हो जो इन्होंने उस 15 महीने के अंदर इस समाज के हित में, SC ST के हित में एक आध कदम उठाया हो। ऐसी घटनाएं उस समय हुई दर्दनाक, लेकिन कमलनाथ जी ने तब एक शब्द नहीं बोला, लेकिन अब कमेटी का गठन कर रहे हैं। ये कथा की बात, मंदिर मंदिर जाने की बात, इनको सिर्फ चुनाव में ही याद आती है। प्रदेश के गृह मंत्री ने भाजपा संभागीय कार्यालय में संभाग के जिलाध्यक्षों, जिला महामंत्रियों और जिला प्रभारियों को बैठक के माध्यम से संबोधित किया। संभाग की बैठक जबलपुर के सभी सम्मानित जिलाध्यक्ष, महामंत्री सभी लोग थे और संगठन के काम को नीचे तक उतारने का जो संकल्प है, सरकार की जनहितैषी योजनाएं, ये सब बैठक लिए। संभागीय बैठक के पश्चात गृह मंत्री सागर जिले के लिए रवाना हो गए। जिले में हो रही बारिश गरीब और विस्थापित परिवारों पर कहर बनकर टूट रही है। बारिश से विस्थापित बस्तियों, घरों, मोहल्लों में पानी भर गया और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। परियट नदी के उफान पर आ जाने के बाद चाटी गांव की विस्थापित बस्ती में पानी भर गया, जिसके बाद विस्थापित परिवारों को बस्ती से शिफ्ट कराया गया। जिले में हो रही बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। बारिश की वजह से गरीब और विस्थापित परिवार मुसीबत में आ गए हैं। विस्थापित बस्तियों में पानी निकासी और बारिश से बचने के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण कई परिवारों की परेशानियां बढ़ गई हैं। न्यू तेवर भड़पुरा में मदन महल पहाड़ी से विस्थापित किए गए परिवार बारिश की वजह से बेघर होने की कगार तक पहुंच गए हैं। बस्ती के घरों में पानी भर गया है और लोगों का अनाज, गृहस्थी का सामान सब बारिश की चपेट में आ गया।
शासन प्रशासन के द्वारा गरीबों के लिए किसी भी प्रकार की मदद नहीं की गई, जिससे लोग आक्रोशित हैं। आज 4 दिन से किसी के यहाँ खाना नहीं बना है। सबके यहाँ 80 साल, 90 साल, 70 साल के बुजुर्ग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ऊपर का पानी जो तिरपाल मिली पूरी फट चुकी है। प्रशासन शासन का अभी तक यहाँ कोई नहीं आया है। एक माता राम का जो छाई नहीं वही खड़े गिर गया। जो कोई आता है आश्वासन लेके चला जाता है, लेकिन अपनी तरफ से मदद कोई नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ घुटनों से पानी भरा था भैया, पूरा बिल्कुल सोने तक को अभी तक का जगह नहीं है। कोई नहीं आया, शासन का आया ना प्रशासन का आया, और इधर पे हम लोग इतनी परेशानी झेल रहे हैं। पानी की दशा तो ऐसी बोली जाए कि यहाँ पर न इंसान रह पा रहा है, न खा पा रहा है, न कुछ काम पे जा पा रहा है। भाई घरों की चिंता लगी रहती है। सरकार ने जो तिरपाल दी वो पूरी फट चुकी है। इंसान क्या जो गुंजाइश होती है करता है। प्रशासन के लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं, फिर चले जाते हैं। पानी भरा, पूरा राशन गीला हो गया, तो कहाँ से इंसान खाना बनाएगा? वहीं जाएंगे हम लोग, वहीं जाएंगे, चले जाएंगे। हम लोग को कोई पानी भर रहा है, क्या करेंगे? वहीं चाटी गांव में विस्थापित किए गए परिवारों पर भी बारिश कहर बनकर टूटी। पर्यट नदी के उफान पर आ जाने के बाद बस्ती में पानी भर गया, जिसके बाद शासन प्रशासन ने रातों रात गरीब परिवारों को स्कूल में शिफ्ट किया। पुलिस और प्रशासन के सहयोग से विस्थापित परिवारों को भोजन की व्यवस्था की गई। रात्रि से बारिश अधिक होने के कारण पर्यट नदी में बाढ़ आ गई थी, तो आधे से ज़्यादा उनकी जो है आवास जो टपरियाँ बनी हुई थी वो पानी में डूब गई थी। और जब हम लोग पहुँचे तो वो छोटे बच्चे और महिलाएं और बुजुर्ग और पुरुष लोग सभी लोग वहाँ पर परेशान थे। तो मानवता के नाते हम लोगों ने आपसी सहयोग से उन सभी को भोजन कराया, और शासन द्वारा उनके राहत के लिए उनको वहीं पर जो स्कूल है पास में एक प्राइवेट स्कूल है उसमें रुकवाया गया है, और समुचित प्रबंध किए गए हैं शासन के द्वारा। इधर वार्ड नंबर 72 करौंदा में भी बारिश कहर बनकर टूटी। करौंदा बस्ती में पानी भर जाने से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में पानी भरने से गृहस्थी का सामान और अनाज खराब हो गया। बरगी बांध के 15 गेटों से जल निकासी किए जाने के बाद नर्मदा के घाटों पर जलस्तर बढ़ गया है। मां नर्मदा तट ग्वारी घाट में नर्मदा उफान पर है और नर्मदा का जलस्तर बढ़कर संयुक्त रजक धर्मशाला के पास पहुंच गया है। हालांकि अब भी दर्शनार्थियों और सैलानी नर्मदा दर्शनों के लिए ग्वारी घाट पहुंच रहे हैं। जबलपुर सहित आसपास के इलाकों में हुई भारी बारिश के कारण नर्मदा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। बरगी बांध के 15 गेटों से पानी की निकासी किए जाने के बाद नर्मदा के तटों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मां नर्मदा का पानी संयुक्त रजक धर्मशाला के पास सड़क तक पहुंच गया है। ऐसे में घाट और घाट के आसपास बनी दुकानें सब पानी में डूब गए हैं। हालांकि अब भी पर्यटक मां नर्मदा के दर्शन और इस विहंगम दृश्य को देखने घाटों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा बैरिकेड लगाकर लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। पानी जो है इस समय उमा घाट पूरा कवर करके संयुक्त रजक धर्मशाला है, यहाँ तक पानी आ चुका है। प्रशासन जो है अपने तरफ से पूरी शक्ति बरतते हुए श्रद्धालु ऊपर से ही मां नर्मदा के दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। नीचे जाने पर रोक लगाई गई है प्रशासन के द्वारा। रोड तक पूरा पानी कवर हो गया है। जो दुकानें हैं वो अभी इस समय बंद है और पूरी दुकानें डूब गई हैं। दुकानें डूब चुकी हैं। उमा घाट तक पानी भर चुका है, काफी बेग है पानी का और काफी अच्छा माहौल लग रहा है। उमा घाट पूरा डूब हाँ, उमा घाट पूरा डूब चुका है। सारी दुकानें ऊपर शिफ्ट कर दी गई हैं। मौसम काफी सुहाना है, बहुत अच्छा मौसम लग रहा है। जय नर्मदा माई। लगातार हो रही बारिश और बरगी बांध के गेटों के खुले होने की वजह से नर्मदा का जल स्तर और बढ़ने की संभावना है। मां नर्मदा तट ग्वारी घाट में नर्मदा का जलस्तर बढ़ने के बाद घाटों और उसके आसपास लगने वाली पूजन सामग्री की दुकानों को ऊपर की ओर शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे नर्मदा दर्शन करने के लिए आने वाले लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम नहीं है। मां नर्मदा तट ग्वारी घाट में जलस्तर बढ़ने के बाद घाटों पर पूजन करने वाले पुजारियों के तख्त और घाटों के आसपास लगने वाली पूजन सामग्री की दुकानों को ऊपर की ओर शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे में सड़क पर आवागमन प्रभावित हो रहा है। बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही के कारण सड़क पर आवागमन प्रभावित हो रहा है। दर्शनार्थियों की माने तो जलस्तर बढ़ जाने के बाद भी प्रशासन ने यहाँ सुरक्षा सहित कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं, जिससे लोगों को असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। यहाँ पानी आया हुआ है, माता जी उफान में है और यहाँ का प्रशासन सो रहा है। नगर निगम कुछ नहीं कर रही है, न इधर कुछ व्यवस्था नहीं है, न स्टैंड की व्यवस्था है, न बैठने की व्यवस्था है।
जनता परेशान हो रही पूरी। गाड़ियाँ नीचे तक ला रहे हो, गाड़ियाँ खड़ी करने की भी जगह नहीं है यहाँ कहीं, कुछ नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं है। दुर्घटना होने की संभावना बिल्कुल है। देखिए, नर्मदा जी में जल स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार की अव्यवस्था देखने को मिल रही है उससे ऐसा लगता है कि कोई भारी दुर्घटना को आमंत्रित किया जा रहा है। लोगों को वहाँ ये गाड़ियाँ ना ले जाने दिया जाए, उनको बीच में ही रोक दिया जाए, जाना है तो पैदल जाएं। ये जो बैरिकेड लगा यहाँ, उसके पहले भी रोका जा सकता है। तो इस प्रकार कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा। अभी और पानी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि पानी अभी बंद नहीं हुआ, पानी कंटिन्यू गिर रहा है। पुलिस द्वारा घाट में नीचे की ओर बैरिकेड लगाई गई है, लेकिन झंडा चौक से वाहनों की आवाजाही नहीं रोकी गई है, जिससे सड़क मार्ग पर आवागमन प्रभावित हो रहा है। जिले में हो रही बारिश कच्चे मकानों पर भी कहर बनकर टूट रही है। बारिश के बीच कजरवाड़ा की पुरानी बस्ती में एक मकान गिर गया। इस हादसे में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन मकान गिरने से उसके भीतर रखा गृहस्थी का सामान क्षतिग्रस्त हुआ। मकान मालिक ने घटना की जानकारी पुलिस और जिला प्रशासन को दी है। जिले में हो रही बारिश कच्चे मकानों पर भी कहर बरपा रही है। बारिश के चलते कजरवाड़ा पुरानी बस्ती में एक कच्चा मकान गिर गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन मकान गिरने से उसमें रखा गृहस्थी का सामान नष्ट हो गया। मकान मालिक राजेश जायसवाल ने मकान गिरने की जानकारी जिला प्रशासन और संबंधित थाने में दी है। लगातार बारिश 3-4 दिन से हो रही थी, तो मेरा यह मकान धराशायी हो गया है। पूरा छप्पर उसका गिर गया और उसमें बहुत हानि हुई है। उसमें टीवी, फ्रिज वगैरह सब नुकसान हुआ है। अनुमानित 70-80 हज़ार का तो हुआ होगा नुकसान। और कजरवाड़ा पुरानी बस्ती में है ये। प्रशासन चाहते हैं कुछ मदद की जाए हमारी, जो नुकसान हुआ है। मकान मालिक द्वारा शासन प्रशासन से मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। बिलहरी रोड पर काबिज ठेले, टपरे और अतिक्रमण यातायात व्यवस्था को बाधित कर रहे हैं। फुटपाथ और सड़क पर कब्जा करके लगाई जाने वाली दुकानें दुर्घटनाओं का सबब बन रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। बिलहरी प्रमुख मार्ग पर सड़क और फुटपाथ पर कब्जा जमाकर लगाई जाने वाली दुकानें यातायात व्यवस्था को चौपट कर रही हैं। अतिक्रमणों के कारण हादसे हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। नगर निगम, कन्या क्रांति विभाग और यातायात पुलिस इस मार्ग पर दिखावटी कार्यवाही तो कई बार कर चुका है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। इस नेशनल हाईवे को अतिक्रमणों से मुक्ति कब मिलेगी, कहना मुश्किल है। जिम्मेदार विभागों को शायद यहाँ किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार है। नेत्रहीन कन्याशाला की छात्राओं को जर्जर छात्रावास भवन की समस्या से तात्कालिक राहत मिल गई है। मीडिया में बार बार प्रसारित की गई खबरों के बाद नगर निगम के राइट टाउन स्थित एक खाली भवन में नेत्रहीन कन्याओं को शिफ्ट कराया गया है। संस्था से जुड़े पदाधिकारियों ने राहत की सांस ली है। भंवरताल पार्क के पास स्थित नेत्रहीन कन्याशाला और छात्रावास भवन में पानी भर जाता था, जिसकी वजह से नेत्रहीन कन्याओं और संस्था के सदस्यों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मीडिया के द्वारा इस मामले में कई बार खबरें प्रमुखता के साथ प्रसारित की गईं, जिसके चलते नगर निगम के अधिकारियों और महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का ध्यान इस ओर गया और नेत्रहीन बालिकाओं को राइट टाउन स्थित एक खाली भवन में शिफ्ट कराया गया। हालांकि यह अस्थायी व्यवस्था है, लेकिन नेत्रहीन कन्याओं को राहत मिल गई है। मैं आज सबसे पहले तो जो मीडिया के मेरे लोग हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी जो ताकत है, उनकी जो मेहनत है वो आज रंग लाई, क्योंकि हम नरकी जीवन 5 साल से जी रहे थे। जब से स्मार्ट सिटी बनी, कल्चर सिटी के बाजू में नाला छोटा कर दिया गया, तो पूरा पानी हमारा विद्यालय भर जाता था। बच्चे रात रात भर जगते थे, खाद्यान्न हमारा सड़ जाता था, बच्चों के कपड़े खराब हो जाते थे। कि मध्य प्रदेश की दृष्टिहीन बच्चियां जो 86 हैं उस विद्यालय में हैं। महापौर जी ने आज आकर के जो नया भवन था कल ही शिफ्ट हुआ था, महापौर जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने 2 घंटे के अंदर इन नरकी जीवन को हमारे स्वर्गीय जीवन में बदल दिया। तो मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ कि उनके इस अथक प्रयास से हमारे को यह स्वर्गीय जीवन की प्राप्ति हुई। अस्थायी रूप से सही, लेकिन कठिन समय में मिली इस राहत से नेत्रहीन कन्याओं और संस्था से जुड़े पदाधिकारियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय ने जबलपुर सहित देश की अन्य छावनी परिषदों को खत्म करने का फैसला किया है। सैन्य छावनियां खत्म होने के बाद यहां का सिविल एरिया नगर निगम में शामिल किया जाएगा। जानकारों की माने तो कैंट क्षेत्र का सिविल एरिया नगर निगम में शामिल होने के बाद यहां रहने वालों को उनकी जमीन का मालिकाना हक तो मिलेगा ही, साथ ही सिविल क्षेत्र के विकास के रास्ते भी तेजी से खुल जाएंगे। गौरतलब है कि ऑल प्रोविंस पब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक और चेयरमैन अधिवक्ता यश
सोनी ने सर्वप्रथम प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह मांग उठाई थी। जबलपुर सहित देश की अन्य छावनी परिषदों को भारत सरकार रक्षा मंत्रालय ने समाप्त करने का फैसला किया है। ये छावनी परिषद खत्म करने के बाद यहाँ के सिविल एरिया का नगर निगम में विलय कर दिया जाएगा, जबकि कैंट का शेष एरिया मिलिट्री स्टेशन में तब्दील हो जाएगा। कैंट क्षेत्र के सिविल एरिया के नगर निगम में शामिल होने के बाद सिविल एरिया के निवासियों को जहां जमीन का मालिकाना हक मिलेगा, तो वहीं वैधानिक तौर पर निर्माण की अनुमति भी मिल सकेगी। स्थानीय निवासी राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। ऑल प्रोविंस पब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक अधिवक्ता यश सोनी ने सबसे पहले 2 जनवरी 2021 को कैंट को नगर निगम में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। इस पत्र के बाद देश भर के छावनी परिषदों को नगर निगम में शामिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के कसौली कैंट बोर्ड एरिया को नगर निगम में शामिल करने की अधिसूचना राजपत्र में जारी कर दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ये निर्णय लिया है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस चीज़ का प्रयास सर्वप्रथम हमने ही स्टार्ट किया था, हमारे संगठन ने भी किया था। हमने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री साहब को और उनसे ये निवेदन किया था कि कैंटोनमेंट क्षेत्र के जो रहवासी हैं उनकी जो पीड़ा है उसको देखें, उसको समझें, क्योंकि ये प्रॉब्लम आज की नहीं है। ये कई वर्षों से कैंटोनमेंट्स के रहवासी यहाँ पे ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हमारे पास सारे वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी हमको बार बार ये एहसास दिलाया जाता था कि आप अपनी जगह के सिर्फ स्ट्रक्चर स्वामी हैं, ना कि भूमि स्वामी हैं, जिस कारण हमको बहुत सारी चीज़ों से अनभिज्ञ रहना पड़ता था। सरकारी योजनाओं में भी, बैंक लोन्स में भी बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम होती थी। इन सब चीज़ को देखते हुए ही हमने ये प्रयास किया था और पीएम साहब से निवेदन किया था कि आप जल्द से जल्द इसको नगर निगम में लीन करें। और मैं इसको व्यक्तिगत रूप से तो इस नज़र से देखता हूँ कि ये डेवलपमेंट के हिसाब से एक बहुत अच्छी और बहुत लॉन्ग अवेटेड जो प्रयास होना चाहिए था वो मुकम्मल हो गई है और बिल्कुल जल्द से जल्द होना चाहिए, जिससे कि डेवलपमेंट के बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, योजनाएं होंगी, इन्वेस्टमेंट्स होंगे, बाहर के लोग आएंगे, प्रॉपर्टीज़ खरीदी जाएंगी, जो कि सालों से, कितने सालों से कैंटोनमेंट्स की कितनी बड़ी बड़ी लैंड जो कि बहुत कीमती है, प्राइस पे पड़ी हुई है वीरान, वो सबको सही दिशा मिलेगी। इधर कैंट बोर्ड के सिविल एरिया को नगर निगम में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू होते ही जबलपुर कैंटोनमेंट क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मन में भी कई तरह के सवाल उठने लगे। बीटीवी न्यूज की टीम ने ऑल प्रोविंस पब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक अधिवक्ता यश सोनी से कैंट बोर्ड के नगर निगम में शामिल किए जाने की प्रक्रिया के मुद्दे पर बातचीत की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कैंट क्षेत्र का सिविल एरिया नगर निगम में शामिल होने पर जहाँ रहने वाले लोगों को फायदा होगा, तो वहीं सिविल एरिया का तेजी से विकास भी होगा। उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर बात की और बताया कि जबलपुर का कैंट क्षेत्र काफी बड़ा है। यहाँ सिविल एरिया में बड़ी आबादी रहती है। इसमें बंगले, बगीचे, कंपाउंड और सैन्य क्षेत्र शामिल है। सिविल एरिया के नगर निगम में शामिल होने से निश्चित यहाँ की जनता लाभान्वित होगी और विकास के रास्ते खुल जाएंगे। एक बात और जानना चाहूँगा कि जब ये प्रक्रिया शुरू हो गई, ये प्रक्रिया जब होगी, तो इस प्रक्रिया से कैंट वासियों को कहाँ कितना लाभ होगा और कहाँ किन चीज़ों में उनको असुविधाओं का सामना भी करना पड़ेगा? देखिए, लाभ तो बहुत ज़्यादा होगा हमारे हिसाब से, क्योंकि अगर किसी जगह पे निरंतर बहुत लंबे समय से वो चीज़ स्टैगनेंट पड़ी हुई है, उसी आधार में पड़ी हुई है, अगर आप अभी जबलपुर की नहीं, आप पूरे देश के किसी भी कैंटोनमेंट्स की आप बात करें अगर, तो आप हर जगह यही स्थिति पाएंगे कि वहाँ पे अगर कोई एक बिल्डिंग बनी हुई है पहले अंग्रेज़ों के ज़माने की, वो आज भी उसी स्थिति में है। वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन करने का, किसी तरह का ऑल्टरेशन करने की कोई परमिशन नहीं है। आप एक आवेदन लेके जाएंगे कैंटोनमेंट्स में ये बोलने के लिए कि साहब हमको एक फ्लोर बढ़ाना है, तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा। ये जो कानून इनके चल रहे थे बहुत सालों से, आज़ादी के बाद से, इसका परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसला लिया है और उसकी मैं पूरी तरह से उनको बधाई देता हूँ। अगर जबलपुर कैंटोनमेंट क्षेत्र की बात की जाए तो ये जो सेंट्रल ने जो बोला है कि इसको नगर निगम में शामिल किया जाए, तो ये प्रक्रिया कहाँ तक अभी पहुँच गई है और इसका अभी वर्तमान में क्या परिदृश्य है, इस पर कितना काम हो चुका है? ये प्रक्रिया पूरे देश में ऑलरेडी सब जगह लागू हो चुकी है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का कसौल ज़िला ऑलरेडी फर्स्ट कैंटोनमेंट्स है जो कि मर्ज किया जा चुका है, और
जबलपुर की बात अगर करें तो अभी कुछ वक्त पहले ही कलेक्टर जबलपुर ने इस चीज़ की अनुशंसा करते हुए स्टेट गवर्नमेंट को पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप इस मर्जर प्रोसेस को प्लीज़ जल्दी आगे बढ़ाएं और जल्द से जल्द इसको लागू करें। जैसे आपने एसेट्स की बात की, यहाँ काफ़ी पुराने बंगले हैं, काफ़ी बगीचे हैं और कई सालों से लीज पे भी होंगे गई, तो इनके विलय के लिए क्या आप किस दृष्टि से देखते हैं? क्या जो एरिया सिविल एरिया में जो मर्ज होगा तो इनकी क्या स्थिति होगी और क्या प्रक्रिया होगी? ये बहुत अच्छी चीज़ और बहुत ही जो है यहाँ के जो बंगलो प्रॉपर्टीज़ और बगीचे प्रॉपर्टीज़ के जो लोग रहवासी हैं उनके आपने बड़ी पीड़ा से संबंधित प्रश्न पूछा है। मैंने इस चीज़ को बहुत पहले से ही ये चीज़ कोई आवाज़ उठाई है कि विलय जब हो तो बंगलो और बगीचे प्रॉपर्टी का भी विलय हो, क्योंकि यहाँ पे जो लोग निवास कर रहे हैं ये 1-2 साल से निवास नहीं कर रहे हैं, कई पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं। और अगर मर्जर में वो नहीं आएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा डिसहार्मनी जिसको बोलते हैं डिसबैलेंस सोसाइटी में बनेगा, क्योंकि वही लोग आपके बाजू में रह रहे हैं और उनको उनकी जगह से बेदखल किया जाएगा, आपको नहीं किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट कैसे देखेगी उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे देखेगी उसको, कैसे आप उन लोगों को दूसरी जगह देंगे, पट्टा देंगे कि नहीं देंगे, क्या करेंगे आप? सरकार से और स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से पत्र के माध्यम से मैं पूर्व में भी ये निवेदन कर चुका हूँ कि इनको भी विलय किया जाए बगीचों और बंगलो प्रॉपर्टीज़ के लोगों को, ताकि इनके भी किसी अधिकार का हनन ना हो। और कुछ समय पहले, अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले, मैंने व्यक्तिगत रूप से राजनाथ सिंह साहब को, हमारे देश के होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, उनको भी पत्र भेज के यही निवेदन पुनः किया है मैंने। एक बात और जानना चाहूँगा, आपने कमेटी की बात करी थी कि इस पूरी प्रक्रिया को अपनाने के लिए पहले कमेटी बनेगी, कमेटी अपने प्रस्ताव तैयार करेगी और भेजेगी, तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि इस कमेटी में जो है कैंट क्षेत्र के रहवासियों को भी शामिल किया जाना चाहिए और उनके सुझाव को आमंत्रित करके शामिल किया जाना चाहिए? जो पत्र अभी हमने माननीय राजनाथ सिंह साहब को जो भेजा है उसमें हमने यही निवेदन किया है कि साहब ये जो कमेटी बनाई जा रही है उस कमेटी में आप लोकल भी किसी व्यक्ति को शामिल करें जो कैंटोनमेंट की चीज़ों का जानकार हो, जिसको पता हो, जो यहाँ के लोकल लोगों की पीड़ा उनके सामने रख सके। अधिवक्ता यश सोनी ने देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को भेजे गए पत्र में कैंटोनमेंट क्षेत्र में रहने वाले लोगों की पीड़ा कहते हुए कैंटोनमेंट एरिया के रहवासियों की जमीन को फ्री होल्ड करने की मांग भी की है। लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने एक भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध फिर ट्रैप कार्रवाई की है। नैनपुर नगर पालिका में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लोकायुक्त की टीम ने एक ठेकेदार से 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने शुक्रवार को ट्रैप कार्रवाई को अंजाम देते हुए नैनपुर नगर पालिका में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजाराम बर्थे को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। सीएमओ ने नैनपुर निवासी ठेकेदार राजेंद्र सिंह ठाकुर से पेंडिंग बिलों के भुगतान के लिए 15,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। राजेंद्र कुमार सिंह की शिकायत के आधार पर एसपी लोकायुक्त संजय साहू के मार्गदर्शन में डीएसपी दिलीप झरबड़े और उनकी टीम ने हाईकोर्ट के पास सीएमओ को रिश्वत लेते पकड़ा और फिर उन्हें सर्किट हाउस लेकर पहुंची, जहां उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। हमारे फरियादी हैं राजेंद्र सिंह ठाकुर, ये नैनपुर निवासी है। इनके द्वारा नगर पालिका नैनपुर में ठेकेदारी का काम किया जाता है। इनके द्वारा आरसीसी नाली निर्माण, विद्युत फिटिंग और रंगमंच का कार्य किया गया था, जिसका लगभग 3 से 4 लाख रुपए का बिल पेंडिंग है। पेंडिंग बिल के संबंध में जब ये सीएमओ श्री राजाराम बर्थे से मिले तो उनको द्वारा कार्य बिल पास करने के एवज में 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। आज हमने इनके कब्जे से 15,000 रुपये बरामद किए हैं, कार्रवाई जारी है। ठेकेदार राजेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि उन्होंने नगर पालिका नैनपुर के अंतर्गत आरसीसी नाली निर्माण, विद्युत फिटिंग और रंगमंच निर्माण का कार्य ठेके पर किया था, जिसका लाखों रुपयों का बिल पेंडिंग था और बिल पास करने के लिए सीएमओ ने उनसे रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद उन्होंने लोकायुक्त में मामले की शिकायत की।
निर्माण कार्य 2020 में किए गए थे, उनका अंतिम देयक तैयार होना था। उसके लिए लगातार मैं प्रयासरत था। सीएम हेल्पलाइन में भी मैंने शिकायत किया, लेकिन ये मेरा निराकरण नहीं कर पा रहे थे। उसके एवज में उन्होंने 15,000 रुपये मुझसे मांगा था। मैं लोकायुक्त की शरण लिया मैंने, और आज हाईकोर्ट के गेट नंबर 5 में मैंने उनको 15,000 रुपये की रिश्वत देते हुए रंगे हाथ पकड़ाया है। कितने का बिल था आपका? 3 लाख रुपए का, लगभग 3 लाख रुपए का। लोकायुक्त की टीम के द्वारा सीएमओ के विरुद्ध विधि अनुसार कार्रवाई की गई है। देश में आम आदमी को रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी और स्टेशनों पर हाईटेक सुविधाएं प्रदान करने के लिए रेलवे लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को एक साथ 508 रेलवे स्टेशनों के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम का शिलान्यास करने जा रहे हैं। देश भर के अलग अलग 508 स्टेशनों को इस स्कीम के लिए चुना गया है। इस स्कीम में पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर मंडल के 11 स्टेशनों को चुना गया है, जहां 280 करोड़ रुपयों की लागत से विभिन्न कार्य किए जाएंगे। जबलपुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक विवेकशील, अपर मंडल रेल प्रबंधक आनंद कुमार और सीनियर डीसीएम विश्व रंजन ने अमृत भारत स्कीम के तहत मंडल के अंतर्गत 11 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास से संबंधित कार्यों और शिलान्यास कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत मंडल के 11 स्टेशनों का चयन किया गया है, जिसमें कटनी, कटनी मुंडवारा, कटनी साउथ, दमोह, काडरवारा, मैहर, करेली, सिहोरा रोड, रीवा और सागर स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों पर स्थानीय कला एवं संस्कृति का समावेश करते हुए पुनर्विकास और यात्री सुविधाओं के कार्य किए जाएंगे। प्रधानमंत्री साहब के दिशा निर्देश से एक ऐसा प्लान बनाया है कि 508 स्टेशनों पर सर्व भारत में और सारी सुविधाओं को एक साथ ही डेवलप किया जाएगा। इलेक्ट्रिकल भी, एसएनटी भी, सिविल इंजीनियरिंग भी, सर्कुलेटिंग एरिया, फसाड, नए फुटओवर ब्रिज बनाए जाएंगे, प्लेटफॉर्म के सरफेस को, प्लेटफॉर्म के कवर को, और जहाँ पर यात्री लोग बैठते हैं कॉन्कोर्स को, उनके वेटिंग रूम वगैरह को अच्छी सुविधाएँ दी जाएंगी और पहले से बहुत बेहतर किया जाएगा। तो क्योंकि ये बहुमुखी चतुर्मुखी विकास एक साथ होगा, तो इसका एक जो है हम लोग कार्यक्रम का आयोजन मंत्रालय के संचालन निर्देश में कर रहे हैं, और 6 अगस्त को हम लोग 508 स्टेशनों पे इसका फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी एक प्रकार से मना रहे हैं। जबलपुर मंडल के 11 स्टेशन हैं। नई सरकार है जो ये नयापन ला रहे हैं भारत में, देश में अच्छा क्या हो रहा है, रेल में अच्छा क्या हो रहा है, उसमें एक अच्छापन ये है कि उन्होंने बोला इससे थोड़ा सा आप अलग होकर काम करिए, लोगों को सुविधाएं दीजिए, तो लोग उससे आकर्षित होंगे, अधिकाधिक लोग रेल के ऊपर आएंगे। जब आपके प्लेटफॉर्म अच्छे लगेंगे, लोग वहाँ पर बार बार आना चाहेंगे, तो वो यात्रा भी फिर रेल से करना चाहेंगे। तो उससे थोड़ा हट के और अधिक देने का प्रयास किया जा रहा है इस बार। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मध्यांचल इंडोर गेम्स का 3 दिवसीय आयोजन भिलहरी स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालयों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। आयोजन का मकसद कर्मचारियों में खिलाड़ी भावना का संचार करना बताया जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा जबलपुर में मध्यांचल इंडोर गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी मधु यादव द्वारा किया गया। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राकेश सहरावत ने बताया कि कर्मचारियों में खिलाड़ी भावना का संचार करने के लिए प्रतिवर्ष इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। खिलाड़ी का अगर कहीं भी घुस जाना किसी से बात पर आप अधिकारी बन गए हैं, तो आपको अपनी इमेज इन गेम्स को आयोजित करने के पीछे संगठन का उद्देश्य है कि जो हमारे कार्यालय के कर्मचारी अधिकारी हैं अपने रूटीन मोनोटोनस काम से अलग हों और जिन खेलों में उनकी रुचि है उन खेलों में हिस्सा लें, उनको एक अवसर प्रदान किया जाता है। इन गेम्स के जो विजेता रहेंगे उनको फिर ऑल इंडिया लेवल पे जो गेम्स होंगे हमारे, उनमें हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त होगा। मेरा इनको अनुरोध है कि ऐसे टूर्नामेंट जब तक सर हैं हर साल करवाए, हम लोग पूरी मदद करेंगे सर को। और भी प्ले वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है और टूर्नामेंट है, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और हमें ये प्लेयर्स का डिसिप्लिन देख के और अच्छा लगा। काफ़ी अच्छे खिलाड़ी आए हैं, इसमें कुछ रणजी प्लेयर भी हैं। इनको मानसिक तनाव कम होगा खेलने से और अच्छा काम करेंगे। तो ये 3 दिन का इनके लिए मानसिक तनाव ठीक करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित इंडोर गेम्स प्रतियोगिता में ईपीएफओ के कर्मचारी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए वीटीवी न्यूज।